विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके सामने प्री बोर्ड एग्जाम 2022 का बायोलॉजी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन लेके यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। ये इसकी पूरी एक सीरीज है। आप स्टेप बाय स्टेप सभी विषयों के सॉल्यूशन को आप यहाँ देख सकेंगे। तो ये देखिए, अभी आपका जो जस्ट पेपर हुआ है, इसका सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलने वाला है। तो चलते हैं सबसे पहले हम लोग प्रथम प्रश्न की ओर। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न दिया है, निलंबक की सबसे ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं, और 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे है, और जिसमें से जो सही ऑप्शन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये इसका सही ऑप्शन है हास्टोरियल सेल। हास्टोरियल सेल कहाँ पे है, ये हम लोग यहाँ डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से याद हो जाए। ये देखिए, ये डायग्राम दिया, और यहाँ जो इसका आउटर मतलब सबसे अपर सेल है, ये हास्टोरियल सेल है। और देखिए, आप पूछ भी रहा है, जो सस्पेंसर है, निलंबक है, उसके सबसे ऊपरी कोशिका को क्या कहते हैं। तो यहाँ देखिए, हास्टोरियल सेल हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, उपदंश या सिफिलिस नामक यौन संचारित रोग किसके संक्रमण से होता है। ये जनरली जो डिजीज है, इसे बोलते हैं आप एसटीडी, और ये बहुत सारे इससे संबंधित रोग हैं। उसमें से एक रोग आपसे पूछा जा रहा है कि उपदंश जो है ये किसके संक्रमण से होता है। तो यहाँ पे देखिए, 4 ऑप्शन दिया है। क्लेमाइडिया दिया हुआ है, और ट्रेपोनीमा पैलिडम दिया है, नाइजीरिया गोनेरी दिया है, और विब्रियो दिया है। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है, ये है ट्रेपोनीमा पैलिडम। इसके द्वारा ये जो एसटीडी है, एसटीडी माने होता है यौन संचारित रोग। कभी कभी आपसे पूछा जाता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसटीडी। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है। तो एसटीडी का फुल फॉर्म क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसी को हिंदी में आप बोलते हैं यौन संचारित रोग। आप यहाँ देख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म हो सकता है यहाँ पे। और जो डिजीज है वो कहीं न कहीं आपके एसटीडी से बिलोंग नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ थर्ड जो गर्भ के अंदर क्वेश्चन दिया है, 30 नैनोमीटर सोलेनाइड के प्रत्येक कुंडलन में कितने न्यूक्लियोसोम होते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने देखिए, 4 ऑप्शन दिया है, और इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका 6 न्यूक्लियोसोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभी पार्श्विक तंत्रों में ऊर्जा का पिरामिड सदैव होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है ऊर्जा का पिरामिड आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, आपके सामने ऊर्जा का पिरामिड भी है, जिसमें बर्ड्स, लार्ज फिश, मीडियम फिश, स्मॉल फिश और एल्गी दिया है। तो इसको नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे, तो ये एक सीधा सा आपका पिरामिड यहाँ पे दिखा रहा है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दूसरा, जो सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न पत्रों का सलूशन मिलने वाला है। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं, इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आपका बायोलॉजी से संबंधित कोई भी प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजेंगे तो उसका आंसर आपको जरूर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, पूरा आपको पेपर का सोल्यूशन दिया जा रहा है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख भी सकते हैं, और जो टिपिकल चीजें हैं, विशेष चीजें, उसको आपको यहाँ पे समझा भी दिया जा रहा है। फिर भी कोई कंफ्यूजन आप उसे पूछ सकेंगे। तो ये नेक्स्ट दिया है, बहुभ्रूणता से आप क्या सोचते हैं। बहुभ्रूणता आप पॉलीएम्ब्रियनी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सीधा सीधा सा आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे ले लेते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना। एक बीजांड में एक से अधिक भ्रूणों का उत्पन्न होना बहुभ्रूणता कहलाता है। एक से अधिक भ्रूण यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे, बहुभ्रूण। और इसकी खोज पूछा जाता है कभी कभी किसने किया, तो लीवेनहॉक ने किया है। सबसे पहले पूछा जाता है किसमें किया गया है, तो कहीं कहीं ऑरेंज में किया गया है, संतरे में किया गया है। ठीक है, और चलते यहाँ पे, और कब किया गया, 1796 में। और इसका अध्ययन संतरे के बीजों में फर्स्ट टाइम आपको बताया गया किया गया है। सामान्यतः एक बीज में एक भ्रूण मिलता है, लेकिन आवृत बीज में कभी कभी तथा अनावृत बीज में सामान्य रूप से प्रत्येक बीज में भ्रूण की संख्या 1 से अधिक होती है, और इसीलिए इसे आप क्या बोलते हैं, बहुभ्रूणता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसीलिए इसको आप बहुभ्रूणता बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ पे, नर मधुमक्खी या ड्रोन का विकास क्या कहलाता है। ये आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, दिया हुआ है, विशेष क्वेश्चन भी है, अरहिनोटोकी या अरहिनोटोकी बोलते हैं, या इसे पार्थेनोजेनेसिस भी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। बिना निषेचन के ही जैसे फल बनता था तो आप उसे अनसेक जनन बोलते थे, ऐसे यहाँ पे इनमें निषेचन करने की कैपेबिलिटी नहीं होगी। नर मधुमक्खी है, ये ड्रोन्स हैं, और ये जो प्रोसेस हो रही है का विकास किस तरह से हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस द्वारा या अरहेनोटोकी टाइप का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, डीपीटी का टीका किन रोगों से प्रतिरक्षा आपको प्रदान करता है। तो यहाँ पे डीपीटी का फुल फॉर्म आप देख लेते हैं, और फुल फॉर्म यदि आपको पता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि जो डीपीटी का टीका है ये किन रोगों से आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए दिया है, डी से डिप्थीरिया, डी का फुल फॉर्म है, पी से पर्ट्यूसिस जिसे आप काली खांसी बोलते हैं, और टी से टिटनेस। यहाँ ये डीपीटी का फुल फॉर्म दिया हुआ है, ये तीनों रोगों से आपको इम्यूनिटी देता है, प्रतिरक्षा देता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि ये जो 3 डिजीज आपके फ्रंट में है, सामने है, रिप्रेजेंट हो रहा है स्क्रीन पे, किससे होता है। तो यहाँ पे देखिए कॉर्नोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया का नाम है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी, पूरा नाम क्या है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी यहाँ पे दिया हुआ है, कॉर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरी, या बोर्डटेला पर्ट्यूसिस आप यहाँ लिख सकते हैं। और टिटनेस का डिप्लोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा ये यहाँ पे टिटनेस रोग हो रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए यहाँ पे दिया, डीएनए एनीलिंग से आप क्या समझते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए नया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए, डीएनए एनीलिंग, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए इज कॉल्ड डीनेचुरेशन और एनीलिंग। तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन को ही आप एनीलिंग कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, डीएनए एनीलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इसका मतलब क्या हुआ है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा द्विकुंडलिनी आपके डीएनए का निर्माण हो रहा है, वो एनीलिंग या डीनेचुरेशन कहला रहा है। और यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि ये ACAG ये न्यूक्लियो क्षार, यहाँ पे नाइट्रोजनी क्षार है, और इनके द्वारा इनका डुप्लीकेशन हो रहा है। देखिए उसके अपोजिट बन रहा है, एक जगह पे T, सी जगह पे G। तो ये रीनेचुरेशन या डीनेचुरेशन एक ही बात है। इस तरह से यहाँ पे डीएनए का निर्माण हो रहा है, और ये डीएनए एनीलिंग कहलाता है। क्या कंडीशन है डीएनए एनीलिंग के लिए, क्या कंडीशन है ये भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एनीलिंग, लो टेम्परेचर चाहिए आपको, लो पीएच वैल्यूज चाहिए, ऑप्टिमम कंसंट्रेशन फॉर्मल्डिहाइड का, या अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिस। ये 3 कंडीशन जनरली यहाँ पे शो हो रही है कि लो टेम्परेचर एंड लो पीएच वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन चाहिए, और फॉर्मल्डिहाइड होना चाहिए, और अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, भारत में मुख्य तप्त स्थल कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें बताना है कि कुल कितने तप्त स्थल हैं। आपको यदि आता है कमेंट बॉक्स में क्या भेजेंगे, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ भारत में मुख्य तप्त स्थल कौन कौन से हैं। यहाँ देखिए 3 तप्त स्थल आपके सामने है, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा। 3 देना यहाँ पे, ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट और इंडो बर्मा। अब एक मन में हमारे बात आ रही होगी कि तप्त स्थल होते क्या है, या तप्त स्थल किसे कहेंगे। तो तप्त स्थल को जनरली आप बोलते हैं हॉट स्पॉट। अब कुछ लोग सोचे हॉट स्पॉट हमारे मोबाइल में भी, भैया वो वाला हॉट स्पॉट ये नहीं है। ये हॉट स्पॉट का यहाँ पे मतलब है ऐसे स्थान जहाँ पे कम स्पेस में, कम जगह में विभिन्न प्रकार की जीव जंतु या वनस्पतियाँ उपस्थित हों, तब वो कहलाता है हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ चुका है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर दीजिए। तो संक्षेप का मतलब ये नहीं, 2 मार्क्स में है तो थोड़ा सा आपको लिखना ही होगा। मानव नर जनन तंत्र में पाई जाने वाली प्रोस्टेट ग्रंथि का क्या महत्व है। प्रोस्टेट ग्लैंड अभी हम लोग देखेंगे, फिगर देखने पे आपको कोई बहुत इजीली आसान हो जाता है समझना। उससे पहले देखते हैं कहाँ पाई जा रही है, क्या इसका रोल है। तो देखिए यहाँ पे पुरुष में प्रोस्टेट ग्रंथि जो है, प्रोस्टेट पुरुष द्वारा स्त्रावित सीमेन का 15 से 30% योगदान इसमें होता है। पहले देखते हैं, प्रोस्टेट से निकलने वाला द्रव स्पष्ट और थोड़ा अम्लीय होता है। यह कई प्रोटीन विभाजन एंजाइमों से बना होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं फाइब्रोलिसिन एक एंजाइम जो रुधिर और ऊतक फाइबर को कम करता है, और साइट्रिक एसिड और एसिड फास्फेट जो अम्लता को बढ़ाने में मदद करते हैं, और अन्य घटक हैं जिनमें सोडियम, जस्ता, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन और यौगिक शामिल है। तो ये कहेंगे प्रोस्टेट ग्रंथि का आप यहाँ रोल है। अब हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि किस तरह की होती है। कभी कभी इसका डायग्राम भी आपके सामने आ जाता है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि है।
और इसके 2 लोब आपको दिख रहे हैं, या यहाँ पे T1, T2, T3 से डिनोट किया गया है। और ये देखिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड शो कर रहा है, और आप इसका रोल समझ चुके हैं पहले ही। ये डायग्राम इसलिए शो किया है, इससे आपको याद रहे प्रोस्टेट ग्रंथि कैसे होती है, डायग्राम आया तो आप आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कीट परागित पुष्प में मुख्य विशेषताएं क्या होती है। कीट परागित पुष्प में निम्नलिखित विशेषताएं आपके सामने दी है। और कीट परागित पुष्प में मुख्य विशेषताएं, कीट क्यों पुष्प की तरफ आकर्षित होंगे। आप किसी पुष्प की तरफ कब आकर्षित होते हैं, जब उसका जो आउटलुक है वो बहुत ही अच्छा होगा, उसमें सुगंध होगी, तभी। ऐसे ही जो कीट है वो भी पुष्प की तरफ आकर्षित कब होते हैं। आप देख सकते हैं, पुष्प बड़े रंगयुक्त आकर्षक होने चाहिए, पुष्प की पंखुड़ियां बड़ी होती है या छोटी होने की स्थिति में पुष्प के अन्य भाग भी बड़े आकर्षक हो जाएं तो भी कीट आ जाएंगे। इनके खिलने का एक खास वक्त भी होता है, और तभी परागकर्ता भी उपस्थित रहता है। जिस वजह खिलते हैं उसमें परागणकर्ता जो है, कीट जो है, मधुमक्खी जो है, वो सब उपस्थित आते हैं। इनमें मकरंद स्रावित होता है। मकरंद क्या है? मकरंद एक सुगंधित पदार्थ है जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है, और यदि आकर्षित नहीं कर पाए, कीट जाएंगे नहीं, तो इनमें जो मुख्य रूप से परागण होना है, पॉलिनेशन की जो प्रोसेस होनी है वो होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं पुष्प बड़े होने चाहिए, उनकी पंखुड़ियां या तो बड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उनमें अट्रैक्शन होना चाहिए, और उनके खिलने का समय जो निश्चित है वो भी सही से होना चाहिए, और उनमें नेक्टर ग्लैंड से नेक्टर माने मकरंद स्रावित हो जो सुगंधित हो, तो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। परागकणों की वाह्य सतह कांटेदार होती है, जिसकी वजह से परागकीट परागकीट कहलाती है, और कीटों में आसानी से चिपक जाती है। तो परागकण कीट जब बैठते हैं किसी पुष्प के ऊपर, उनमें परागकण चिपक जाते हैं, और जब अलग अलग पुष्पों में वो जाते हैं, बहुत सारे फूलों के परागकण खाने योग्य भी होते हैं, उसको खाने जाते हैं तो कीट में वो चिपक जाता है, और जा करके जब दूसरे पुष्प पे वो बैठते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, उसको छोड़ आते हैं। और इस तरह से परागण में बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं। और एग्जाम्पल के रूप में आपको आसानी से याद रहे, इसलिए आपको यहाँ पे दे दिया गया क्या कि यहाँ पे जैसे गुलाब एक आपको दे दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग चलते हैं।